नमस्कार दोस्तों। आज अपन फिर अपने विषय को लेकर के आगे चलते हैं। हमने गुलाम वंश के विषय में पढ़ लिया था दिल्ली सल्तनत में। अब उसके आगे पढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि अपनी क्लास से अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक समय का सदुपयोग करते हुए अन्य बच्चों को भी इसका महत्व समझ सके, अन्य बच्चे भी इसका उपयोग कर सके। तो देखो अपन चलते हैं। कल हमने पढ़ा था गुलाम वंश। किस वंश के विषय में पढ़ा था? गुलाम वंश के विषय में हमने पढ़ लिया था। और गुलाम वंश में मैंने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने गुलाम वंश की स्थापना की 1206 ईस्वी में। और उसके बाद में गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था क्यूमर्स क्या था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था, जिसकी 1290 में हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी, जो 40 तुर्क व्यक्तियों में से था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी शासक बनता है। कब बनता है? 1290 ईस्वी में। और एक नवीन राजवंश की स्थापना करता है, जिसका नाम है खिलजी वंश। क्या नाम है? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की? देखो, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी, जो 40 तुर्क यानी चहलगानी का सदस्य था। जलालुद्दीन खिलजी है, 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना करता है और दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। देखो, अपने पाठ्य पुस्तक में इसके बाद में राजपूताना और दिल्ली सल्तनत के बीच में जो संबंध रहे उनके बारे में बताया गया है, यानी अलग अलग राजाओं के बारे में बताया गया है। वो मैं आपको यहाँ साथ में बता दूं ताकि समझ में आ जाएगा। तो देखो, एक और अपने राजपूताना की बात करूंगा मैं, दूसरी ओर इस खिलजी वंश की बात करूंगा। देखो, ये एक और अपना दिल्ली यानी दिल्ली सल्तनत, और दूसरी ओर बात करता हूं मैं पहले रणथंभौर की। किसकी बात करता हूं? रणथंभौर की बात करता हूं, जिसे पहले रणथंभौर कहा जाता था, जिस सवाईमाधोपुर जिले में पड़ता है। कहाँ? सवाईमाधोपुर। ये सवाईमाधोपुर जिले में है। ठीक है। देखो, दिल्ली का शासक कौन बना? जलालुद्दीन खिलजी, यानी जेके। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, जेके का मतलब जलालुद्दीन खिलजी। और इसके समकक्ष रणथंभौर का शासक था, उसका नाम था जेत्र सिंह। और कई जगह क्षेत्र सिंह भी लिखा हुआ आता है। कब की बात है? बात है 1290 ईस्वी के समकालीन, यानी खिलजी वंश की स्थापना के समय। देखो, उस समय जब दिल्ली सल्तनत का शासक जलालुद्दीन खिलजी बनता है, उस समय रणथंभौर का शासक था जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह भी एक महत्वाकांक्षी शासक था, और जलालुद्दीन खिलजी भी। और उस समय देखो, रणथंभौर जो किला है यानी रणथंभौर दुर्ग है, वो गिरी दुर्ग में और वन दुर्ग में आता है। गिरी दुर्ग और वन दुर्ग का मतलब होता है कि ऐसा दुर्ग जो पहाड़ों पे बना हो और चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ हो, यानी उस दुर्ग के बारे में दूर से पता नहीं चलता कि वहां यहाँ कोई दुर्ग होगा। तो वो सैन्य दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दुर्ग था। दूसरी बात, वो दिल्ली के मार्ग में आता था। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो जलालुद्दीन खिलजी है, वो रणथंभौर के दुर्ग को जीतना चाहता था। क्या करना चाहता था? रणथंभौर के दुर्ग को जीतना चाहता था। तो एक दिन क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर के रणथंभौर आ जाता है। कहाँ जाता है? रणथंभौर आ जाता है। और देखो, मान लो कि ये रणथंभौर का दुर्ग है मध्य में, और इस दुर्ग के चारों ओर अपनी सेना ला करके लगा देता है, यानी घेरा डाल लेता है। कौन डाल लेता है? जेके यानी जलालुद्दीन खिलजी घेरा डाल लेता है। लेकिन देखो, मैंने बताया कि ये सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग था, ये अभेद दुर्ग था। क्या था? अभेद दुर्ग था। राजपूताना के दुर्गों में रणथंभौर दुर्ग ऐसा दुर्ग था जिसका कोई भेद नहीं जानता था, यानी उसे भेद नहीं सकता था कोई भी शत्रु व्यक्ति।
बिना स्थानीय व्यक्ति के सहायता से इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। ये राजपुताना का अभेद दुर्ग था, जिसके बारे में आगे कई पंक्तियां वो भी हम पढ़ेंगे। तो देखो इस दुर्ग में वो प्रवेश नहीं कर पाता। कौन? जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाता। और जब प्रवेश नहीं कर पाता तो 6 महीने के घेरा डालने के बाद में उसकी सैन्य व्यवस्था यानी सेना वापस लौटने लग जाती है, उसकी स्थिति खराब होने लग जाती है। तो जलालुद्दीन खिलजी एक बात कहकर के यहाँ से घेरा उठाता है कि ऐसे 100 दुर्गों को मैं अपने एक सैनिक के बाल के बराबर नहीं समझता। ये वो बात है, बाल को जब कोई चीज प्राप्त नहीं हो तो लोमड़ी क्या कहती है? अंगूर खट्टे हैं। क्या कहती है? अंगूर खट्टे हैं। वैसे ही जब ये दुर्ग को प्राप्त नहीं कर सका जलालुद्दीन खिलजी, इसकी पराजय हो जाती है किसके सामने? जेत्र सिंह के सामने। तो इसे अपने दुर्ग का घेरा है वो उठाना, इस दुर्ग के चारों ओर लगाया हुआ घेरा उठाना पड़ता है और वापस इसे जाना पड़ता है। तो हमने क्या बताया, हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा भाई जेत्र सिंह के समय जो दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश का शासक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेरा डालता है लेकिन उसे विजय प्राप्त नहीं होती, वो सफल नहीं होता। अंततः उसे ये कह करके यहाँ से घेरा उठाना पड़ता है कि भाई ऐसे 100 दुर्गों को भी मैं अपने एक सैनिक के बाल के बराबर नहीं समझता। यहाँ तक आपने समझ लिया। इसके बाद की बात देखो, अब होता क्या है कि सन 1296 ईस्वी, स्थान इलाहाबाद, स्थान कौन सा? इलाहाबाद। इलाहाबाद में जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी, कौन? अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा का वध कर देता है, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। कौन मार देता है? अलाउद्दीन खिलजी। कब मार देता है? 1296 ईस्वी में। कौन से स्थान पर मार देता है? इलाहाबाद में। कौन था ये अलाउद्दीन खिलजी? ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और उसका दामाद था। समझ में आ गया होगा। तो अब बात आती है कि 1296 में दिल्ली सल्तनत यानी खिलजी वंश का शासक कौन हो गया? अलाउद्दीन खिलजी उसका शासक हो गया, यानी कि एके। कौन हो गया? एके शासक हो गया। और इस जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है उस समय रणथंभौर का शासक जेत्र सिंह का पुत्र हमीर देव चौहान होता है। हमीर देव चौहान कौन होता है? हमीर देव चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय की शाखा का यानी उसी का वंशज था हमीर देव चौहान, जो त्राइन के द्वितीय युद्ध में पराजय के बाद में जो है वो रणथंभौर चला जाता है और रणथंभौर में जाकर के चौहान शाखा की स्थापना करता है। उसी जेत्र सिंह का ये वंशज होता है हमीर देव चौहान, यानी उसका पुत्र होता है। और अब बात हम करेंगे अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के बीच के परस्पर संबंधों की। तो हमने यहाँ तक ये सीख लिया कि भाई 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है कहाँ? खिलजी वंश का। और इसके काल में रणथंभौर का शासक कौन होता है? हमीर देव चौहान होता है। साथियों पंक्तियां तो आप सबको याद होगी कि सिंह भुवन सतपुरुष वचन कदली फिरते कबार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजे बार। ये वही हट के लिए जाने वाला राजपुताना का वो सूरवीर योद्धा हमीर देव चौहान है जो अपने हट के लिए प्रसिद्ध हुआ। इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो तो मैं चाहूंगा कि उत्सुकता पूर्वक आप एक जोश के साथ, उमंग के साथ आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि ये अपना इतिहास है और अपना इतिहास यानी अपने राजपुताना का इतिहास हमें शौर्य की गाथाओं से परिपूर्ण है और उस अदम्य साहस को भर देने वाला है जिसके लिए हम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे हुए देखते हैं। तो हम बात करते हैं देखो अब अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान की। एक और पहले मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के राज्य क्षेत्र के बारे में बताता हूं, साम्राज्य के बारे में बताता हूं। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी कब शासक बना? अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक बना 1296 ईस्वी में। ये अपने आप को सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर ये सानी कहता था, यानी द्वितीय सिकंदर कहता था अपने आप को।
दूसरी बात, महत्वाकांक्षी शासक था ये, साम्राज्य विस्तारक था। क्या था? साम्राज्य विस्तार, यानी साम्राज्य का विस्तार करने वाला था। और इसने क्या किया, इसने शासक बनते ही अपने सैन्य विभाग था उसको पुनर्गठित किया, सुव्यवस्थित सैन्य विभाग। यानी इसने क्या किया, देखो सेना का पुनर्गठन किया, घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई। यानी कि पहले क्या होता था, जब पीड़ित होता था ना, तो अधिकतर घोड़े किराए और भाड़े पे लाए जाते थे। अब उन घोड़ों में क्या होता था, सैन्य संचालन की दक्षता नहीं होती थी, रणकौशल नहीं होता था। तो इसने क्या किया, इसने पहले बहुत ये किया कि भाई जो भी सेना में जो भी घोड़े हैं उनको दागने की प्रथा चलाई। यानी कि जो दागे हुए घोड़े वो सिर्फ सेना यानी युद्ध के समय ही काम में आते थे, अन्य किराए के नहीं होते थे। इसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। नगद वेतन क्या किया, नगद वेतन दिया। यानी सैनिकों को पहले क्या होती थी, जागीरदार दी जाती थी या कोई छूट दी जाती थी, बेकार प्रथाओं से छूट दे देते थे, छोटे मोटे कर माफ कर देते थे, ऐसे होते थे। लेकिन इसने सैनिकों को वेतन दिया ताकि सेना के अंदर वो जोश रहे और सैनिक है वो अपने राजा के प्रति समर्पित रहे, विद्रोही न बने। वेतन दिया, नगद वेतन। और साथ में इसने सहना मंडी की स्थापना की। देखो सहना मंडी क्या थी, सहना मंडी यानी कि इसने अपने साम्राज्य में वस्तुओं की खरीद और बिक्री के लिए मंडियों की स्थापना कराई। और उन मंडियों में पूरे साम्राज्य के किसी भी कोने में कोई भी मंडी हो उसमें वस्तु का मूल्य निर्धारित कर दिया गया। यानी एक वस्तु का पूरे साम्राज्य में एक ही मूल्य होगा। यानी इसने भ्रष्टाचार का क्या किया, खात्मा किया, समाप्त किया। इसने क्या किए, माप तोल के बाट अपनाए। माप तोल की इकाई, मापतोल की इकाई यानी इसने वस्तुओं को मापने तोलने के लिए एक वाट प्रचलित किए। और जो भ्रष्ट से लिप्त जो व्यक्ति थे इसके साम्राज्य में, जो व्यापारी भ्रष्ट व्यक्ति थे उनको इसने कठोर दंड दिया, यानी कठोर दंड नीति अपनाई, कठोर दंड नीति। इस प्रकार देखो इसने क्या किया, इस प्रकार इसने अपने साम्राज्य को एकदम सुदृढ़ और सुव्यवस्थित कर लिया। अपने इन्हीं कार्यों के लिए ये खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी महत्व रूप से जाना जाता है। उसने बहुत सारे सैन्य अभियान किए। देखो सैन्य अभियान, देखो जितने साके अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए ना राजपुताने में, उतने साके कोई अन्य सारे शासक मिलकर नहीं करवा पाए। देखो 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। किस पर किया, 1301 में रणथंभौर को जीत लिया। रणथंभौर का साका हुआ। अब साका क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर 1303 में चित्तौड़ पे आक्रमण किया। चित्तौड़ का भी साका हुआ। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 रानियों ने जलती हुई ज्वाला में चंदन की उस महक में अपने आप को विलीन कर दिया और अपनी स्त्रीत्व का रक्षा के लिए, अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए अपने सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। ऐसे राजपुताना के अदम्य जो उदाहरण है वो अभी हम आगे प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। और देखो 1308 में सिवाना, बाड़मेर में पड़ता है ये। और 1311 में जालोर, इन पे आक्रमण किया और यहां भी साका हुआ। तो देखो इस प्रकार देखा जाए तो ये 4-5 साके किसी काल में अलाउद्दीन ने के काल में हुए। अब इनके बारे में हम एक-एक के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये भी अपने सिलेबस में है। तो मैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पुनः आपको एक बार दोहरा देता हूं। देखो 1296 ईस्वी में शासक बना, द्वितीय सिकंदर सानी के रूप में, यानी अपने आप को सिकंदर का सम्मान यानी दूसरा सिकंदर मानता था, संपूर्ण विश्व को विजित करना चाहता था, महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए इसने विजय अभियान चलाए।
साम्राज्य विस्तारक था, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करता और विस्तार करने में विश्वास रखता था। सेना का इसने पुनर्गठन किया, घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई, नगद वेतन दिया सैनिकों को, सेना मंडी यानी मंडियों की स्थापना की, मापतोल की इकाइयां स्थापित की, कठोर दंड नीति अपनाई, सैन्य अभियानों के द्वारा रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इसने आक्रमण किए और इन क्षेत्रों को विजित किया और यहाँ साके हुए। ये सब अलाउद्दीन खिलजी के विषय में है। आप इसको एक बार अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और 2-3 चीजें हम जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम मान लो यह एक प्रमुख व्यक्ति जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर ये इसका प्रमुख व्यक्ति था, जिसके कारण इसने दक्षिणी भारत में प्रवेश किया, यानी दक्षिणी भारत के जो समुद्रवर्ती जो राज्य थे उन पर आक्रमण मलिक काफूर के प्रयासों से, यानी अलाउद्दीन खिलजी का विश्वस्त व्यक्ति था। और अलाउद्दीन खिलजी के काल में प्रमुख व्यक्ति जो था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। इस अमीर खुसरो की जो रचना है खुजवाइन फतूह है, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। और इसके काल में देखो पद्मावत की रचना हुई, यानी इसके विषय में हमें जानकारी जो मिलती है वो पद्मावत से मिलती है। और पद्मावत की रचना करने वाला था मलिक मोहम्मद जायसी। कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी। और इनमें क्या क्या वर्णन है इनके बारे में आगे बात करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो और देखना चाहो तो समझ सकते हो 2 मिनट के लिए जल्दी। तो अब हम आगे की बात करते हैं। हमने अलाउद्दीन खिलजी के विषय में देखा, उसके साम्राज्य और उसकी प्रमुख विशेषता की बात की। अब हम आगे बात करते हैं। देखो अलाउद्दीन खिलजी कब बना शासक? 1296 ईस्वी में बना। किस वंश का? खिलजी वंश का। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत के अधीन दूसरा वंश था खिलजी वंश। देखो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रमुख एक व्यक्ति था, विद्वान था, लेखक था अमीर खुसरो। ये जो अमीर खुसरो था, इसकी पहले तो आपने बहुत सारी सुनी होगी। अमीर खुसरो की एक रचना है जिसका नाम है खुजैन फतूह। खुजैन फतूह, ठीक है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सम्राट और दुनिया का चरवाहा कहा गया है। आदि उपाधियां दी गई है, दुनिया का चरवाहा, विश्व का सम्राट। और अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को मैंने बताया कि सिकंदर सानी यानी सिकंदर के समान या दूसरा सिकंदर मानता था। क्या मानता था? दूसरा सिकंदर मानता था। इसके शासन व्यवस्था के विषय में हमने पढ़ा, सामाजिक व्यवस्था पढ़ी, राजनीतिक व्यवस्था पढ़ी। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के बीच में जो संबंध थे उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो एक और तो अलाउद्दीन खिलजी है, यानी अलाउद्दीन खिलजी कोष्टक में AK शॉर्टकट नेम, और इधर रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान कहां का शासक था? रणथंभौर। अभी मैंने पहले बताया रणथंभौर हमीरदेव चौहान वंश का शासक था। और पृथ्वीराज तृतीय की चौहान शाखा से संबंधित था। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में रणथंभौर जाकर के इसके वंशजों ने वहां चौहान शाखा की स्थापना की थी।
तो अब हमें बात करनी है अलाउद्दीन खिलजी और राजपूताना के हमीर देव चौहान के बीच में क्या संबंध थे। तो देखो, एक और तो अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। क्या था? महत्वाकांक्षी शासक था, यानी वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और उधर हमीरदेव चौहान भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। अब जब दो महत्वाकांक्षी शासक होंगे, दोनों ही अपने अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, दोनों की सीमाएं एक दूसरे से लगने लगी थी, तो बताओ एक दूसरे के ये शत्रु होंगे कि नहीं होंगे? तो पहला कारण तो दोनों की साम्राज्य विस्तार की नीति और दोनों का महत्वाकांक्षी होना था। दूसरा कारण क्या था? देखो, अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व जो उसका शासक था खिलजी वंश का, वो था जलालुद्दीन खिलजी, जिसके बारे में मैंने आपको एक बात बताई कि जलालुद्दीन खिलजी जैत्र सिंह के काल में रणथंभौर पर आक्रमण करता है और कहता है कि मैं ऐसे 100 किलों को अपने एक सैनिक के बाल के बराबर नहीं समझता, यानी अपने चाचा या जलालुद्दीन यानी जेके की हार का बदला लेना, हार का बदला लेना, ये भी एक कारण था। दूसरा देखो, रणथंभौर का दुर्ग, मैंने कहा अभेद दुर्ग और सैन्य संचालन के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग था ये, तो इसका तीसरा कारण था रणथंभौर दुर्ग को प्राप्त करना, रणथंभौर दुर्ग को प्राप्त करना, दुर्ग को पाना। ये तो थे देखो सामान्य कारण, ये क्या थे? ये सामान्य कारण। लेकिन अमीर खुसरो ये लिखता है कि इसका कारण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक अफगान नेता था या अफगान व्यक्ति था। देखो, मान लो ये है साहब जलालुद्दीन खिलजी का दरबार, यहाँ राजा बैठे हैं, यहाँ प्रजा बैठी है। होता क्या है? देखो, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक अफगान नेता होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद शाह। क्या होता है? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। ये इसके दरबार का प्रमुख व्यक्ति था और इसके दरबार में अलाउद्दीन खिलजी की एक रानी थी जिसका नाम था चिमना। चिमना, यहां ऊपर चिमना बैठी थी, या अलाउद्दीन खिलजी बैठे थे, या मोहम्मद शाह बैठे थे, एक दूसरे की आंखों ही आंखों में हो गया। क्या हो गया? आंखों ही आंखों में हो गया, कुछ तो हो गया। क्या हो गया भाई? कुछ कुछ हो गया। यानी कि ऐसा लिखता है वो कि चिमना और मोहम्मद शाह के प्रेम प्रसंग होने के कारण जब अलाउद्दीन खिलजी को इस विषय का पता चलता है तो अलाउद्दीन खिलजी फिल्मी डायलॉग की तरह बोलता है कि मोहम्मद शाह जो चाहिए ले ले, साम्राज्य ले ले, राज्य ले ले, पर मेरी बेगम तो मत ले, कम से कम मेरी चिमना को तो छोड़ दे। एक ही तो चिमना, उसी से रोशनी होती है और उसी को तू ले जाएगा। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी है वो मोहम्मद शाह को पकड़ने के लिए सेना भेजता है और मोहम्मद शाह भाग करके भगोड़ा कहां चला जाता है? हमीरदेव चौहान की शरण में चला जाता है। कक्षा 7 की किताब इतिहास, कक्षा 7 के सामाजिक की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है शरणागत की रक्षा, वो हमीरदेव चौहान पर ही है कि हमीरदेव चौहान ऐसा व्यक्ति था जो शरण में आए हुए की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देता। उसी के लिए कुछ पंक्तियां थी कि सिंह भुवन सतपुरुष वचन कदली फिरते कबार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। ऐसा मदमद हाथी था तलवारों की झलकारों पे जो झूलता था, जिनके नंगी तलवारों पर जो लड़ता था, खेलता था, वो हमीरदेव चौहान था। उसने शरणागत की यानी शरण में आए हुए मोहम्मद शाह की रक्षा की। उसके बारे में बात करते हैं। देखो तो क्या हो गया? क्या कारण हो गया? जो प्रमुख कारण था, प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था अलाउद्दीन का भगोड़ा नेता मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह कहां आ जाता है? हमीरदेव चौहान की शरण में चला जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी पत्र लिखता है हमीरदेव चौहान को कि हे चौहानों के वीर पुरुष, मेरा भगोड़ा मोहम्मद शाह तुम्हारी शरण में, उसे लौटा दो। हमीरदेव चौहान कहता है कि शरणागत की रक्षा, जो शरणागत की रक्षा नहीं कर सके वो इस सृष्टि का राजा कैसा, वो साम्राज्य का राजा कैसा, मैं अपनी शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को नहीं लौटा सकता। इस विषय में क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के बीच में मतभेद हो गया। यानी युद्ध का प्रमुख कारण क्या हो गया? आक्रमण का प्रमुख कारण हो गया। देखो, एक महत्वाकांक्षी शासक होना
और जो जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना, रणथंभौर दुर्ग का महत्वपूर्ण और अभेद्य दुर्ग होना और मोहम्मद शाह यानी कि भगोड़े को शरण देना, ये सब कारण थे जिनके कारण क्या हुआ, हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होता है, आक्रमण होता है। और देखो रणथंभौर का प्रथम, राजस्थान का प्रथम शाखा होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाने से कुछ बात बनती है और आपका ध्यान यहाँ बनाए रखो। और मैं लिख के देता हूं कि आप देख लेना, आपके कक्षा 10 के पेपर में खिलजी वंश से संबंधित चाहे वो हमीरदेव चौहान से पूछे और चाहे उसके साम्राज्य की शासन व्यवस्था, सहनाए, मंडी, मापोल की इकाइयां, सिकंदर सानी, दुनिया का चरवाहा जैसे कुछ छोटे शब्द पूछे, लेकिन जरूर इसमें से प्रश्न आने वाला है। तो देखो ये अपना हो गया दिल्ली, ये हो गया रणथंभौर। बात है 1298 ईस्वी, कब की बात है, 1298 ईस्वी की। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अपने दो सैनिकों उलुग खां और नुसरत खां, उलुग खां और नुसरत खां को सेना लेकर के भेजता है, किस पर आक्रमण करने के लिए, रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। ये मान लो पहाड़ियों पर बना एक औदक दुर्ग था, ठीक है, क्या था, पहाड़ियों पर बना औदक दुर्ग था। उगल खां, नुसरत खां क्या करता है, रणथंभौर पर आक्रमण करने जाता है। इस रणथंभौर दुर्ग के पास में ही जैन दुर्ग आता है। कौन सा दुर्ग आता है, एक और अद्वितीय दुर्ग, एक अभेद्य दुर्ग था, जैन दुर्ग। क्या नाम आता है, जैन दुर्ग आता है। देखो होता क्या है, उगल खां नुसरत खां जब रणथंभौर पर आक्रमण करने जाता है तो जैन दुर्ग के समीप ही ये सूचना हमीरदेव चौहान को मिलती है। हमीरदेव चौहान अपने दो विश्वस्त सेनापतियों को भेजता है और दोनों के मध्य युद्ध होता है। कब, 1298 ईस्वी की बात है। और इसमें क्या होता है, इसमें उगल खां और नुसरत खां की पराजय हो जाती है, यानी अलाउद्दीन खिलजी की पराजय हो जाती है, सेना पुनः लौट जाती है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा देखो क्या सैन्य अभियान होता है। पुनः अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जब इस बात का पता चलता है तो अलाउद्दीन खिलजी पुनः 1299 ईस्वी में पुनः सेना लेकर के उल्लू खां और नुसरत खां को भेजता है। उल्लू खां और नुसरत खां को पुनः सेना लेकर के भेजता है। अब की बार क्या होता है कि इधर से पुनः हमीरदेव चौहान अपनी सेना को भेजता है और अब की बार है वो नुसरत खां युद्ध में मारा जाता है। पूछा जाता है कि रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था, नुसरत खां इस युद्ध में मारा जाता है। अब देखो जब एक विश्वस्त सेनापति मारा जाए तो बताओ अलाउद्दीन खुद आएगा नहीं आएगा। अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना लेकर के आता है। रणथंभौर दुर्ग से पहले एक जैन दुर्ग जो मैंने बताया, इस जैन दुर्ग को, इस जो जैन दुर्ग है उसको रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। देखो कुंजी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बात बताओ, एक तो दिल्ली से सेना लेकर के रणथंभौर पर आक्रमण करने आएगा उतनी दूर से, तब अधिक श्रम और सैन्य व्यवस्था की आवश्यकता होगी, या पास में किसी दुर्ग पर रुक करके रणथंभौर दुर्ग पर विजय अभियान चलाया जाए तो आसान कौन सा होगा, यही होगा ना। यानी कि अगर इस जैन दुर्ग को प्राप्त कर लिया ना तो हम ये मान लो कि रणथंभौर दुर्ग की हमें कुंजी मिल जाएगी, यानी रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने का हमें जो प्रयास है उस करने में हम सफल होंगे, या मान लो हमारे लिए आसान होगा। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की सेना है वो जैन दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेती है। उस समय रणथंभौर दुर्ग में यानी हमीरदेव चौहान है वो कोई वाजपेयी यज्ञ में लीन थे, यानी यज्ञ क्रिया निष्पन्न हुई थी तो वे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। उस काल में रणथंभौर के पुनः वो अपने सेना को लेकर के, सेनापतियों को सेना लेकर के भेज देता है। इस बार क्या होता है कि इस बार जो हमीरदेव चौहान है उसका सेनापति है वो मारा जाता है।
जिसके कारण क्या होता है कि रणथंभौर की सेना को पुनः घूमना पड़ता है और अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो रणथंभौर दुर्ग को आकर के घेर लेती है। किस दुर्ग को? रणथंभौर दुर्ग को घेर लेती है। ये मान लो रणथंभौर दुर्ग है और इसके चारों ओर घेरा डाल दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल दिया। लेकिन मैंने बताया रणथंभौर दुर्ग अवैध दुर्ग था, उसमें जलाशय थे, उसमें कृषि कार्य की जाती थे, यानी कोई भी बाहरी आक्रमणकारी चाहकर भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए गए, सेना चारों ओर अलाउद्दीन खिलजी की घेरा डाले बैठी रही। कम से कम ये घेरा 6 माह तो चला, कोई प्रयास नहीं हुए, कोई सफलता नहीं मिली। अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला कि भाई इस प्रकार हम इस रणथंभौर दुर्ग को विजित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना वापस लौट रही थी। 6 महीने तक एक दुर्ग के चारों ओर घेरा डाले बैठे रहे तो रसद आपूर्तियां है वो जो रसद आपूर्तियां थी सेना की वो नहीं हो रही थी, जिसके कारण सैनिक पुनः जाने लगे। अलाउद्दीन खिलजी ने हमेशा ही छल और कपट का सहयोग सहारा लिया, क्योंकि हमारे राजपूताने की एक कहावत है कि हमारे यहाँ सर कटने के बाद धड़ लड़ती रही है, यानी कि चाहे गर्दन कटती है तो उसे कटने दिया जाता है, लेकिन कभी गर्दन नीची नहीं की जाती। ये राजपूताना की इतिहास की ये मान लो की प्रसिद्धि रही है और इसके बारे में हम कई जगह पढ़ते भी हैं। देखो, जब अपने राजपूताना में कोई भी बच्चा जब जन्म लेता था तो उसको पालने में उसकी माँ ये सारी विरोचित गुण दे देती थी कि कहती थी इला ने देनी आपनी हालर ये हुलराय पुत सिखावे पालने मरण बढ़ाए माए। माँ बच्चे को पालने में झुलाती भी कहती थी कि चाहे मर जाना लेकिन अपनी मातृभूमि को अपने जीते जी किसी भी दूसरे व्यक्ति को मत समर्पित करना, सौंप मत देना। इसके अलावा भी अपने कई राजपूताना की कहावतें रही है, जैसे कहा गया है कि 4 साल सुहान जिए, 10 साल सियाल, 18 साल क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। यानी कुत्ते की आयु 4 साल की होती है और एक सियाल की आयु 10 साल की होती है और एक क्षत्रिय यानी वीर की 18 वर्ष की मानी जाती थी कि एक वीर है वो 18 वर्ष की आयु होते होते लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता था, उसी को ही सच्चे मायने में वीर कहा जाता था। तो ये अपने राजपूताना की बातें हैं और राजपूताना के वीर ऐसे थे कि उनके बारे में कहते थे कि धरता पगदर धुजती दाखलता दिग्पाल जनती राजपुतानिया छंदी जाल बवाल, कि राजपुतानिया ऐसे पुत्रों ऐसे वीरों को जन्म देती थी जिनके पैर धरने से ही 10 दिशाएं कंपन करने लगती थी। यानी कि ऐसे ही वीर हुए जिनके इतिहास में स्वर्णिम पन्नों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं हमीरदेव चौहान की। अब देखो क्या हुआ कि हमीरदेव चौहान के 2 सेनापति थे, एक रणमल और एक रतिपाल। रणमल और रतिपाल, रणमल और रतिपाल ये अलाउद्दीन खिलजी के सेना के 2 सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जब उसे विजय नहीं प्राप्त हो रही होती है तो वो कूटनीति अपनाता है और हमीरदेव चौहान के पास एक खत भेजता है, हमीरदेव के पास, और कहता है कि मुझे आपसे संधि करनी है, मुझे आपके गढ़ को नहीं जीतना, आप अपने सेनापतियों को हमारे संधि के लिए भेजें। हमीरदेव चौहान रणमल और रतिपाल को संधि के लिए भेज देता है, लेकिन होता क्या है कि देखो हमेशा कायर होता है। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, रणमल और रतिपाल को अपनी ओर मिला लेता है, उन्हें रिश्वत दे देता है कि हमीरदेव चौहान की मृत्यु के बाद में रणथंभौर दुर्ग है वो तुम्हें दे दिया जाएगा, वहां का शासक तुम्हें बना दिया जाएगा। तो रणमल और रतिपाल लालच में आकर के अपने स्वयं राजा के विरुद्ध रणथंभौर दुर्ग के मार्ग बता देता है। क्यों? क्योंकि दुर्ग के अंदर देखो चारों ओर हमीरदेव चौहान की सेना थी, सुदृढ़ प्राचीर थी, कहां से प्रवेश करना है इसका शत्रुओं को नहीं पता था क्योंकि अभेद दुर्ग था। लेकिन ये जो सेना के प्रमुख 2 सेनापति थे इनको तो पता था भाई अपने दुर्ग की क्या विशेषताएं हैं। ये रणमल और रतिपाल है वो अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश का गुप्त रास्ता बता देते हैं। इस बात का जब पता चलता है हमीरदेव चौहान को तब तक देर हो चुकी होती है और अलाउद्दीन खिलजी की सेना है वो दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। जब दुर्ग में सेना प्रवेश कर गई, अब हमीरदेव चौहान के पास में और कोई रास्ता नहीं दिखा सिर्फ युद्ध भूमि में रणभूमि में लड़ने के अलावा। तो इन्होंने क्या किया, देखो हमीरदेव चौहान की जो पत्नी थी उनका नाम था रंगा देवी। क्या नाम था? रंगा देवी। इसके नेतृत्व में जोहर हुआ। जोहर क्या होता है, देखो कि अपने सील और स्त्रीत्व की रक्षा के लिए राजपुतानी स्त्रियां जिनका विवाह हो चुका होता है वो एक अग्नि की चिता जला करके
अपने आप को उस चिता में झोंक देती है, अपने आप को उस चिता में, उस अग्नि में समर्पित कर देती है अपने शीलत्व की रक्षा के लिए। और ऐसा ही किया रंगा देवी के नेतृत्व में रणथंभौर की सभी स्त्रियों ने क्या किया, जोहर किया। अब हमीर देव की पुत्री के बारे में देखो कई रोचक तथ्य हैं। उसका नाम पद्मला था, वो अभी कुमारी थी और कुमारी स्त्रियों को जोहर करने की इजाजत नहीं होती थी धर्म में, यानी जोहर नहीं किया जाता था। जोहर अपनी पति के मृत्यु या मालो प्रतीक चिन्ह के साथ में किया जाता था। जो विवाहित स्त्रियां होती थी वही जोहर करती थी। तो अब पद्मला क्या करे, तो देखो यहाँ रणथंभौर दुर्ग में एक तालाब था गहरा, उसमें जब पद्मला को ये बात पता चलती है कि जब हमीर देव चौहान अपनी रानी रंगादेवी को कह रहे होते हैं कि हे रानी, अपना तो कुछ नहीं, तू जोहर कर लेगी, मैं केसरिया कर लूंगा, लेकिन बालिका का क्या करे, उस पद्मा का क्या करे। तो वो क्या करती है, ये बात सुनने के बाद वो तालाब में कूद करके जोहर कर लेती है। इस कारण उसे जल जोहर कहते हैं। क्या कहते हैं, जल जोहर। तो अगर पूछे राजस्थान का एकमात्र जल जोहर तो रणथंभौर था, और राजस्थान का प्रथम जोहर भी कौन सा था, रणथंभौर का था। अब देखो जोहर हुआ। दूसरी ओर जो राजपूत वीर थे वो केसरिया बाना पहन करके, देखो जो एक सैनिक होता है वो हाथ में अपने ढाल बचने के लिए तलवार रखता है, सैनिक वेशभूषा में रहता है। लेकिन जब केसरिया किया जाता था, यानी उनको पता चल जाता भाई अपनी मृत्यु निकट है, अब हमारी सुरक्षा या रक्षा करना संभव नहीं है, तो वो हाथ में नंगी तलवार लेकर के भूखे शेरों की तरह अपने सारे सैनिक कवच वगैरह हटा करके केसरिया वस्त्र धारण करता था। सर पे केसरिया पगड़ी थी, केसरिया बाना पहन करके वो शत्रुओं पर इस प्रकार टूट पड़ते थे जैसे मानो साक्षात स्वयं ईश्वर काल रूप में धर के आए हो। इस प्रकार हमीर देव चौहान और उसकी सेना है वो इनको पर टूट पड़ती है भूखे शेरों की तरह, भयंकर युद्ध होता है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था कि उस युद्ध में हमीर देव चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। तभी कहते हैं कि सिंह भुवन सतपुरुष वचन कदली फिरते कबार, त्रिया तेल हमीर हर चढ़े न दूजी बार। अगर एक बार शेर अपने गंतव्य स्थान को छोड़ देता, अपने स्थान को छोड़ देता, तो वो पुनः नहीं लौट करके आता। और सतपुरुष वचन, जो पुरुष सत्य बोलता है, अगर एक बार उसके मुंह से वचन निकल गया तो वो वापस नहीं होता। कदली फिरते कबार, और जो केला का वृक्ष होता है उसके फल एक ही बार लगता है, उसी प्रकार जो हट था, हमीर हट चढ़े न दूजी बार, और हमीर जैसा हट कभी दूसरी बार किसी राजा में नहीं चढ़ा, यानी शरणागत की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। ये अपना राजपूताना का इतिहास था। तो देखो अब क्या होता है, रणथंभौर दुर्ग के ऊपर किसका अधिकार हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। कब हो जाता है, 1301 में। कब होता है, 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर किसका अधिकार हो जाता है, एक यानी अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। और इसे ही रणथंभौर का साका कहा जाता है, यानी कि जोहर और केसरिया दोनों साथ होते हैं ना, तो उसे साका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साका कहा जाता है। तो देखो जो रंगा देवी उसके नेतृत्व में जोहर हुआ, हमीर देव चौहान के नेतृत्व में केसरिया हुआ, दोनों काम हुए, तो ये साका कहलाता है। आपको पूछे कि रणथंभौर का साका कब हुआ, तो 1301 ईस्वी में रणथंभौर का साका होता है, और 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार अलाउद्दीन खिलजी का हो जाता है। तब अमीर खुसरो कहता है कि कुप्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया है, यानी कुप्र का गढ़ वो अभेद दुर्ग आज किसका हो गया, इस्लाम का घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया। आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, या आज कुप्र के गढ़ के दरवाजे टूट गए, यानी आज जो रणथंभौर दुर्ग है वो अभेद्यता के लिए जाना जाता था। वो दो जो विश्वासघाती रणमल और रत्तीपाल था, और रत्तीपाल सैनिकों के कारण आज क्या हो गया, वो दुर्ग इस्लाम का घर हो गया, अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में आ गया। जब अलाउद्दीन खिलजी के पास रणमल और रत्तीपाल जाते हैं, तब रणमल और रत्तीपाल को अलाउद्दीन खिलजी एक बात कहता है कि जो अपना स्वयं शासक अपने मातृभूमि का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा, इन दोनों का भी वध कर दिया जाता है। ये था साथियों अपना रणथंभौर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच का संबंध, हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच का संबंध। देखो ये अपने राजपूताना के इतिहास की जो गाथाएं हैं वो हमें
ये प्रेरणा देती है कि अपने वीरोचित और देखो शरणागत की रक्षा के लिए उसने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। और इस युद्ध की एक बात और, अलाउद्दीन खिलजी चाहते हुए भी रणथंभौर में किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं पकड़ सका। क्या नहीं पकड़ सका? जीवित नहीं पकड़ सका। बोलो। पूरी समुचित चौहान शाखा ने अपने प्राणों को आत्मदाह कर दिया, रणभूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, पर ऐसे कायर और शत्रुओं के शरण में नहीं गए, उनके पास नहीं गए, लेकिन अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। ये था अपना रणथंभौर और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का संबंध। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में अब हम कल बात करेंगे जालोर और दिल्ली सल्तनत का संबंध, यानी जालोर के कानड़देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में क्या संबंध रहे, उनकी हम बात करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा। और ये मान के चलो, अब जैसे जैसे राजपूताना का इतिहास आएगा ना, वैसे वैसे हमारी उमंग और बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर हम अपने ही इतिहास को नहीं जानते तो हम कुछ नहीं जानते। मैं ये नहीं कहता कि विदेश में सिकंदर की बात करें, हम विश्व के शासकों की बात करें, लेकिन हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद। सभी लाइक और शेयर करें और इसे आगे से आगे फैलाएं ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।